So hello, this is Devarsi Shukla welcoming you on Gyan Adda. Today's topic is Travel and the Decode, which is related to the class 8th NCERT book and also familiar with the aspirants of all state service examination and civil service examination also. ठीक है, तो ट्राइबल्स एंड डिकूज विजन ऑफ गोल्डन एज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं ट्राइबल्स क्या होते हैं एंड डिकूज क्या होते हैं। ट्राइबल्स वह जिनको जो आदिवासी या जंगल में निवास करने वाले व्यक्ति थे उनको ट्राइबल्स बोला जाता है। और साथ में यहाँ पर डिकूज जो बात की गई है, तो डिकूज मतलब कि आउटसाइडर या फॉरेनर जो भी लोग आ रहे थे उनको यहाँ पर डिकूज वर्ड से मेंशन किया गया है। तो चलिए आगे जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ट्राइबल्स में जब भी हम बात करते हैं, जब भी आदिवासियों की बात करते हैं या उनके विद्रोहों की बात करते हैं, तो एक नाम बड़ा ही फेमस रिनॉन्ड पर्सन का आता है जो कि है बिरसा मुंडा। तो इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा जो भी आदिवासी विद्रोह हुआ उसमें। तो इनका जन्म हुआ था 1870 में इन द ईयर ऑफ 1870। कहां पर? छोटा नागपुर प्लेट के पास में, जो कि पड़ता था झारखंड के एरिया पर। झारखंड के छोटा नागपुर एरिया पर कहां पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब इनको लोग बाग जो इनके काफी सारे फॉलोअर हुआ करते थे, जो कि ना केवल सिर्फ इनकी कास्ट की या इनकी ट्राइब्स के थे बल्कि अदर ट्राइब्स के लोग भी इनके फॉलोअर धीरे धीरे बनते चले गए। क्यों? क्योंकि इनका मानना था या बाकी लोगों का मानना था इनके पास में क्या है, इनके पास में स्पिरिचुअल पावर है जिससे ये क्या कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परेशानियों को यूं ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इनका भी यही कहना था कि जो है इनको क्या किया गया, इनको भगवान के द्वारा भेजा गया है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। मतलब कि अपने आप को ये देवदूत मानते थे और कहते थे। तो 1895 में देखा जाए तो 1895 में ये एक रेबल्स के तौर पर निखर के आते हैं, बाहर निकल के आते हैं और लोगों को गांव-गांव, जंगलों-जंगलों घूम घूम कर अपने आदिवासी समूह को इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वह अपने हक की लड़ाई लड़ सके। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि बाकी सारे लोग जो ना केवल सिर्फ इनकी ट्राइब्स के थे बल्कि अदर ट्राइब्स के भी जो लोग थे वो इनके फॉलोवर थे और काफी ज्यादा इनसे प्रभावित थे। क्योंकि ये लड़ रहे थे लड़ाई, बहुत सारी जो परेशानियां हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा लोगों को, तो ना केवल सिर्फ इनको बल्कि अदर ट्राइब्स के जो लोग थे उन वह सभी लोग इसी से परेशान थे। क्योंकि ब्रिटिश का जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था तो बाकी लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी, जो भी कायदे कानून थे, किस तरीके से जीना है, जीवन यापन, सभी प्रभावित हो रहा था। तो कोई भी लोग खुश नहीं था। तो इस कारण से क्या हो रहा था, सारे लोग इनके जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनके साथ में उस लड़ाई में शामिल होते जा रहे थे और इनके फॉलोअर बनते जा रहे थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उस टाइम पीरियड पे क्या था कि किस तरीके से जो ट्राइब्स होते थे, समूह होते थे, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा था, वो कैसे अपने आपको अपना काम चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, कैसे खा पी रहे थे, इस तरीके से बात यहाँ पे देखी जाएगी। तो 19वीं सेंचुरी के आसपास में जो ऑल ओवर इंडिया था और इंडिया की जितनी भी कैटेगरीज थी वो सभी अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर दी थी। कुछ झूम कल्टिवेटर्स थे, कुछ हंटर एंड गैदरर्स थे, कुछ हर्डिंग एनिमल्स करते थे, एनिमल्स को चराया कर एनिमल चरा चरा के अपना जीवन यापन करते थे, और कुछ क्या थे, सेटल कल्टीवेशन करते थे। तो झूम कल्टीवेटर्स क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। झूम कल्टीवेशन एक टाइप का इस तरीके की कल्टीवेशन है जिसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं या जो भी व्यक्ति होते हैं वह कंटिन्यू एक जगह पर अपनी खेती बाड़ी नहीं करते हैं कि एक जमीन पकड़ ली और उसमें सालों और पूरी पुश्तें वहीं पर खेती करेंगे, ऐसा नहीं होता था। जूम कल्टीवेशन में कभी एक जगह पर यहाँ पर खेती की, खेती के लिए पहले वो क्या करते थे, पेड़ पौधे जंगलों को काटते थे, वो पेड़ वगैरह काट के सनसाइन के लिए कि ताकि प्रॉपर सनसाइन आ पाए, वो वहां पर आग लगा देते थे और जो आग से राख मिलती थी उस राख को पूरे अपने जहां जहां उनको खेती करनी होती थी वहां पर उस राख को फैलाते थे ताकि क्या हो जाए, फर्टिलिटी बढ़ जाए, जो उपजा, इनका ऐसा मानना था कि जब राख से क्या होता था, उपजाऊ हो जाती थी जमीन और फिर उसके बाद यहाँ पर ये खेती करते थे। और जब फसल हो जाती थी तो ये इसको कल्टीवेट करते थे और उसको छोड़ के कुछ सालों के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए छोड़ के आगे कहीं चले जाते थे वहां पर खेती करने के लिए। तो इस तरीके से झूम कल्टीवेटर्स का काम था। और इसी को क्या कहते हैं, एमपी रीजन जो है, एमपी रीजन और एमपी रीजन के आसपास वाला जो एरिया है वहां पर झूम कल्टीवेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं व्यवहार कल्टीवेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हंटर एंड गैदरर्स की। तो हंटर एंड गैदरर्स क्या होते थे, यहाँ पर अगर हंटर एंड गैदरर्स की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, शिकारी, शिकारी और संग्राहक। ठीक है, तो जो व्यक्ति शिकार करता था, जंगल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था, जो भी चीजें इनको मिलती थी वो जंगलों से ही मिलती थी। ठीक, तो हंटर गैदरर्स का क्या काम था,
वो जाते थे जंगलों में, शिकार करते थे, मांस वगैरह जो भी इनका खाने पीने की चीजें थी वो यहाँ से मिलती थी, और चमड़े मिल जाते थे। साथ ही साथ में गैदरिंग का काम करते थे, ये यहाँ से लकड़ी वगैरह काटना, उसको संग्रहित करना, फल फूल इकट्ठा करना आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग के साथ में ये लोग कलेक्शन भी साथ में करते थे। जो भी अगर कोई बीमारी होती है, कोई चोट लगती है, तो इनको यहाँ से मेडिसिन वगैरह भी इसी जंगल से प्राप्त होती थी। मतलब कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था जंगल। ठीक। नेक्स्ट है सम हार्टेड एनिमल। कुछ लोग क्या करते थे, सीजन बाई सीजन अपने जानवरों को लेके इधर से उधर घूमते चले जाते थे, और जहां जैसे फसल होती थी या जिस सीजन में कहीं पर हरियाली है तो वहां पर ये अपने जानवरों को चराते थे और वहीं पर रहते थे। और उसके उसके बाद में सीजन बदलता था, जब ग्रास ग्रास वहां की एग्जॉस्टेड हो गई, खत्म हो गई, तो वो लोग अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते। ठीक है। नेक्स्ट आता है, कुछ क्या करते थे, सेटल कल्टीवेटर कल्टीवेशन करते हैं। ये झूम कल्टीवेशन से जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे थे, घूम घूम कर खेती कर रहे थे। यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति है पर्टिकुलर एक जगह पकड़ता था, एक लैंड पकड़ता था, वहां पर कल्टीवेशन करना चालू कर देता था, एग्रीकल्चर चालू कर देता था। उसके बाद में इनकी आगे की जनरेशन आती थी, वो भी क्या करती थी, उसी जमीन पर कल्टीवेशन करती थी। तो मतलब कि एक ही जगह पर ये लोग कल्टीवेशन सेटल्ड होकर कल्टीवेशन करते थे। इस तरीके से यहाँ पर लोगों का लाइफ स्टाइल उस टाइम पर थी अलग अलग तरीके से। तो जब कॉलोनियल इफेक्ट आया, कॉलोनियल रूल किसके लिए आया, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स जहां जहां जा रहे थे वहां पर अपना एक कॉलोनियल रूल बना रहे थे, कॉलोनीज तैयार कर रहे थे। तो ना केवल सिर्फ जहां पर किंगशिप थी वहां पर, बल्कि जो फॉरेस्ट एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज के में भी जो अंडर कंट्रोल आ रहा था ब्रिटिश के, वहां पर भी ये क्या कर रहे थे, कॉलोनियल रूल अपना इम्प्लीमेंट करते जा रहे थे। तो इससे क्या होता है, ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल चीफ्स थे, उनके साथ में भी इफेक्ट पड़ा, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेटर से, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर का मतलब झूम कल्टीवेटर, इन दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है कॉलोनियल रूल का। तो देख लेते हैं कि क्या अंतर आता है। तो जब ट्राइबल चीफ्स की अगर बात की जाए, तो ट्राइबल चीफ्स में क्या अंतर आता है, ट्राइबल चीफ्स की जो पावर होती है बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश के शासन से पहले क्या होता है, ये लोग बड़े स्वतंत्र हुआ करते थे। जो भी शासन की व्यवस्थाएं थी, जो भी अपना इनका परिक्षेत्र आता था, वहां पर इनके ही नियम कायदे कानून चलते थे, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से देखे जाए, चाहे वह समृद्ध सामाजिक दृष्टि से देखे जाए, इनके नियम कानून को ही सर्वमान्यता दी जाती थी। पर होता क्या है, जैसे ब्रिटिश रूल आता है तो इनकी शक्तियां जो थी वो छिन जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी वह छिन जाती है, और वह किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाती हैं। बस इनको कहा जाता है कि चलो ठीक है, आप मुखिया हो तो आपको टाइटल रखने का अधिकार है, ठीक है, आप अभी भी मुखिया ही कहलाओगे, लेकिन जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वह किसके हाथ में है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। और आपकी जो लैंड है, वो लैंड आप रखिए, लेकिन जमीन का जो किराया है वो आपको मुझे देना पड़ेगा। ठीक। सेम इसी तरीके से क्या होता है, कुछ बदलाव शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स में आते हैं। जब लोग बाग देखते हैं यहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, जो घूम घूम कर खेती करते हैं, इसकी वजह से क्या है, इन पर इनका हिसाब प्रॉपर नहीं बन पाता। जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का जो सिस्टम होता था, या ये प्रॉपर तरीके से नहीं काउंट कर पाते थे कि कितना एस्टिमेट हमारा आ पाएगा। अब होता क्या है कि जब ये लोग घूम घूम कर रहे हैं तो ये लोग हिसाब नहीं बना पा रहे हैं। और लैंड सेटलमेंट में क्या होता था, जितनी जमीन है और उसके हिसाब से ये अपना कलेक्शन काउंट कर लेते थे कि हाँ भाई इतना कलेक्शन आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बैन करना चालू कर दिया कि नहीं, आप घूम घूम कर खेती नहीं कर सकते, आप तो एक लैंड पकड़िए, एक जगह फिक्स करिए और वहां पर खेती करिए। अब मजबूरी बस लोगों को करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश रूल लग रहा है, ब्रिटिश रूल में इनको मानना पड़ रहा था वो बात है। लेकिन हुआ क्या दिक्कत, कई जगह ऐसी थी जहां पर पानी पर्याप्त नहीं था, मिट्टी सूखी थी, तो वहां पर वो जो फसल थी वो उपजाऊ नहीं हो पा रही थी, वो उपज नहीं पा रही थी। तो लोगों को और साथ में ब्रिटिशर्स को इस चीजों से नुकसान होने लगा कि फसल तो मिल ही नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से। तो फाइनली थक हार के इन लोगों को क्या करना पड़ा, इनको रिलैक्स करना पड़ा, और इस रूल को हटाना पड़ा कि नहीं, आप लोग एक ही जगह पे करिए। जूम कल्टीवेटर्स को वापस रीएक्टिवेट करना पड़ा और कहा कि चलिए ठीक है, आप लोग घूम घूम कर खेती कर सकते हैं। ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में क्या हो गया, ट्राइबल्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, तो इन्होंने उस पर रूल्स भी बनाना चालू कर दिए। तो फॉरेस्ट लॉज कुछ इस तरीके से बनाए कि फॉरेस्ट को कैटेगराइज कर दिया रिजर्व अनरिजर्व में। साथ ही साथ में जब रिजर्व कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट पर बैन भी इस तरीके से लगाए कि जो कोई भी लोग यहाँ पर विदाउट परमिशन विजिट नहीं कर सकता है या इस तरह से घूम नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें दिक्कत आने लगी। अब बैन लगना चालू हुए, लोग बाग घूमना फिरना बंद कर दिया, जंगलों में जाना लोगों का मना हो गया।
तो इन पे क्या हुआ, बाकी सारे लोगों को तो दिक्कत आना चालू हुई, क्योंकि ये जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स के लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वही फॉरेस्ट ही थी। जो भी इनका जीवन यापन चल रहा था फॉरेस्ट के अंडर कंट्रोल ही चल रहा था, फॉरेस्ट की बेसिक्स से ही इनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही थी। पर ये दिक्कत होना चालू हो जाती है, ना केवल सिर्फ ट्राइब्स को बल्कि इनके बैन करने, इनके फॉरेस्ट लॉस के कारण क्या होता है, इनको भी दिक्कत होना चालू होती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लेबर्स को मना कर दिया कि नहीं आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर नहीं जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है नहीं जाते हैं, अब जंगल में आप लोगों का शासन है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, तो नहीं जाते हैं। लेकिन अब इनको लेबर्स मिलना बंद हो गए। अब इनको क्या था, इनको पेड़ों की कटाई वगैरह करके स्लीपर्स वगैरह, रेलवे स्लीपर्स बनाने होते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियां चाहिए होती थी। तो जब लेबर्स नहीं मिल रहे थे तो ये सारी चीजों में दिक्कत आने लगी, और झूम कल्टीवेटर्स को भी दिक्कत जा रही थी। तो जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो लेबर्स थे, उनके साथ में इन्होंने थोड़ा सा कंडीशन रखी कि ठीक है आप लोग यहाँ जंगल में रह सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, मुझे लेबर्स देने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। इस तरीके से नियम हुआ, इन्होंने जंगलों में लेबर रखना चालू किया, और यहाँ पर उनको अपना काम करने वाले लोग भी मिलते चले गए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, साथ ही साथ में ट्रेड के साथ में भी दिक्कत आनी चालू हुई आदिवासियों को। अब वो दिक्कत कैसे आनी चालू हुई, उस टाइम पीरियड पे क्या था, जो सिल्क था, जो हमारा इंडियन सिल्क था, वो यूरोपियन मार्केट में बड़ा फेमस हो गया था। और उस फेमस के कारण क्या हो रहा था, डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और प्रोडक्शन कम था। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने इंडियन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, लोगों को हायर करना चालू किया, और लगभग 3 से 4 रुपए 1000 कोकून्स को तोड़ने के लिए, प्रोडक्शन के लिए देते थे ट्राइब्स को। और फिर आगे जाके ये 3 से 4 रुपए जो दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाकर अच्छे खासे हाई प्राइस पर बेच देते थे, सेल कर देते थे। ये चीजें धीरे धीरे, शुरुआत में तो इनको अच्छा लगा कि चलो ठीक है कुछ पेमेंट मिल रहा है, मुझे मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को ये समझ में आने लगा कि मुझसे मेहनत करवाते हैं और इतने कम दाम देते हैं, और बल्कि इसी को आगे जाकर बहुत ज्यादा कमाई करते हैं इसी चीज को। तो ये सारी चीजों को दिक्कत आने लगी, समझ में आने लगे जब इनको, तो इन सारी चीजों में इन लोगों ने अपोज करना चालू किया, रेबल करना चालू किया। तो ये सारे रेबल्स हुए, काफी सारे रेबल्स इसके बाद में होंगे, संथाल रेबल्स होगा, ओरियंस रेबल्स होगा, और इसी में मुंडा जो रेबल है, मुंडा रेबेलियन, मुंडा विद्रोह, ये काफी ज्यादा फेमस होता है। इसी कारण से बिरसा मुंडा को नाम से काफी ज्यादा अच्छा, यहाँ पर बहुत पॉपुलर नेम बिरसा मुंडा का जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, इस मैप में अलग अलग स्टेट पर बहुत सारी ट्राइब्स के नाम शो किए गए हैं कि कौन सी ट्राइब कहाँ पर रहती थी। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब कहाँ कहाँ किस स्टेट पर रहती थी, बैगाज, बंजारा, गोंड, ये अपने एमपी रीजन में रहती थी। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप कि ये वीडियो जो एनालिसिस है ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके, इन सब चीजों की जानकारी हो सके, और सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो भी हैं या कोई जीके नॉलेज के लिए भी ये चीज देखना चाहता है तो उसके लिए भी फायदेमंद रहे। ओके, थैंक यू।